गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। बहुत ज़रूरी शुरू की 3 लाइनें हैं जो कि आपको इंटरव्यू के लिए, अपने रिटन एग्ज़ाम्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि देयर विल ऑलवेज बी सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर कोई भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसमें इन्फ्लेशन होएगा ही होएगा। इसको कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। लेकिन हर देश का सेंट्रल बैंक, हर एक इकोनॉमिस्ट ये चाहता है दैट इन्फ्लेशन हाइक शुड बी नॉमिनल, इन्फ्लेशन हाइक शुड बी मिनिमम। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं इन्फ्लेशन क्या होती है। इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको आसान भाषा में समझेंगे कि हर एक देश की गवर्नमेंट एक बास्केट तैयार करती है गुड्स का। उन गुड्स को हर देश की ये बास्केट डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही हमारी कंट्री इंडिया ने भी एक बास्केट तैयार कर रखी है। उस बास्केट में जो जो गुड्स हैं, जो जो सर्विसेज हैं, उनके प्राइसेस को वो चेक करती है और एक बेस ईयर बना रखा है, उससे उन्हीं गुड्स के प्राइसेस को उस बेस ईयर से कंपेयर करती है। जो बेस ईयर होता है वो पास्ट का कोई ईयर लिया जाता है। तो जो प्राइस हाइक होता है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं और नॉर्मली इन्फ्लेशन 1 साल का निकाला जाता है। तो नीचे मैंने यही एक्सप्लेन कर रखा है दैट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस बास्केट। दीज प्रेजेंट प्राइसेस, जो इन गुड्स और सर्विसेज का प्रेजेंट प्राइस है अभी, उसको वो कंपेयर करती है उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के प्राइस से जो कि पास्ट के किसी ईयर में था, जिसको हम बेस ईयर मानते हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट हमेशा वो साल बेस ईयर चुनती है जो कि एक नॉर्मल साल रहा हो, उसमें बारिश नॉर्मल रही हो, कोई और किसी तरह की एक्सेप्शनल अकरेंस, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, एक नॉर्मल साल रहा हो। तो द पास्ट ईयर विच इज चूजन इज कॉल्ड द बेस ईयर. Also, the average price of all items in the basket is taken to decide inflation. जैसे दोस्तों अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम सिर्फ टमाटर अगर महंगा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इन्फ्लेशन के लिए हमें उस बास्केट के सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस को कंपेयर करना होगा बेस ईयर के प्राइस से, और फिर हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए अनियन, प्याज का रेट 30% बढ़ा हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन 30% बढ़ा हुआ है। Thus, price hike on all items of the basket are compared to their prices in the base year and then inflation rate is calculated. अब दोस्तों इंडिया में 2 इंडेक्सेस फॉलो होते हैं इन्फ्लेशन के लिए। एक को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरे को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो जिस इन्फ्लेशन से हम डेली डील करते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारे लिए ज़्यादा, हमारी महंगाई से ज़्यादा रिलेटेड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दिस इंडेक्स कैलकुलेट्स इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि रॉ मटेरियल में के प्राइसेस में अगर कुछ उतार चढ़ाव आया है तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाते वक्त बेस ईयर यूज करती है 2011-12 का। और दूसरे प्रकार की जो इन्फ्लेशन इंडेक्स इंडिया में पब्लिश होता है उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इंडेक्स कैलकुलेट्स इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते वक्त हम बेस ईयर यूज करते हैं 2012। ये मैं यहाँ मेंशन भी किया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन पब्लिश करती है, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन होती है। और दोस्तों, न्यूज़पेपर में जब भी हम इन्फ्लेशन पे कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर दो टर्म्स का जिक्र होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। तो यहाँ मैं हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में एंड लिखना भूल गया हूँ, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। Difference between these two is core inflation does not include price change in food and fuel prices। मान लीजिए जो पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, कोर इन्फ्लेशन उसको अपनी बास्केट में काउंट नहीं करती। इसी प्रकार से फूड आइटम्स को भी काउंट नहीं करती। लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, जो ज़्यादातर हमें न्यूज़पेपर्स में दिखती है, जिसकी चर्चा हम ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट न्यूज़ में भी देखते हैं, वो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें और कोर इन्फ्लेशन में बस इतना ही अंतर है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो बास्केट ऑफ गुड्स की मैंने पहले बात करी, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन उस बास्केट में फूड और फ्यूल प्राइसेस को भी कंसिडर करती है। तो आगे लिखा है मैंने, इन इंडियन मार्केट हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर रेलिवेंट एंड आरबीआई पब्लिशेस द सेम। आरबीआई जो इन्फ्लेशन पब्लिश करती है वो कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन होती है और वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। तो दोस्तों, सीपीआई बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन 2022-23 में जो इन्फ्लेशन रही वो अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिश करी है, वो 6.7% रही, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसका कारण आप समझ सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर और कोरोना के जो कोविड के पेंडेमिक के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, पोस्ट इफेक्ट्स हैं, उससे भी उभरने में हर एक देश को टाइम लग रहा है और इंडिया का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उस वजह से 2022-23 में हमें इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई रहा, 6.7%। और 2023-24 में रिजर्व बैंक ने जो फोरकास्ट किया है, एक फोरकास्ट रेट भी होता है कि अगर सब कुछ कंट्रोलेबल रहा, कोई एक्सीजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आई, तो रिजर्व बैंक का ये अनुमान है कि कंज्यूमर प्राइस बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन 2023-24 के लिए 5.1% रहेगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है, इंटरव्यूज में भी आ सकता है। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ये, बहुत रेलिवेंट डेटा है ये। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। इसको हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। आगे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी है और कॉज ऑफ इन्फ्लेशन भी है। पहली इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके प्राइजेस या फिर सर्विसेज के प्राइजेस या दोनों के प्राइजेस जब बढ़ जाते हैं तो नेचुरली जो फाइनल गुड है उसका प्राइस भी बिजनेसेस को, कंपनीज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनको अल्टीमेटली लॉस ना हो। हर एक बिजनेस जो भी रन हो रहा होता है उसका अल्टीमेट गोल होता है टू मेक प्रॉफिट। तो अगर रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल में एनर्जी प्राइसेस को गिन सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को गिन सकते हैं, ऑयल को गिन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गिन सकते हैं, ये सब रॉ मटेरियल है जिनकी आवश्यकता पड़ती है फाइनल गुड्स बनाने में, क्रिएट करने में। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है तो अल्टीमेटली उनको फाइनल गुड का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा, उस वजह से महंगाई को धक्का लगा। आप कॉस्ट पुश को हिंदी में अनुवाद कीजिए कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा, उस वजह से मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं उनको फाइनल प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर चीनी का दाम बढ़ जाए तो चॉकलेट कंपनियां चॉकलेट का दाम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर गैस का दाम बढ़ जाए तो हम जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं उन डिशेस का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस महंगी हो गई है। अब उसी रेट पे अगर वो डिशेस को देंगे
तो कहीं ना कहीं उनको अपना प्रॉफिट घटाना पड़ेगा और हो सकता है लॉस भी उठाना पड़े। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरी टाइप इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोस्तों, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है, लिक्विडिटी जब मार्केट में बहुत ज्यादा है तो लोग खूब सारी परचेजिंग करते हैं, मार्केट में खूब सारी परचेजिंग होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। सप्लाई को हम रातों रात नहीं बढ़ा सकते। सप्लाई बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। तो व्हेन डिमांड इज टू हाई विच हैपेंस ड्यू टू एक्सेसिव लिक्विडिटी इन द मार्केट, इट क्रिएट्स अ प्राइस हाइक ऑफ प्रोडक्ट्स। जो दुकानदार हैं वो मजबूर हो जाते हैं ये देख के कि इतने सारे लोग चीजों को खरीदने आए हैं, लेकिन चीजें सिर्फ उनके पास 10 हैं गिनती की, तो उन 10 चीजों का मोल अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड हाई है। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हाई डिमांड की वजह से महंगाई ऊपर की तरफ खिंच गई। अब बात करेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की। डिफ्लेशन सबसे पहला टर्म है। डिफ्लेशन की डेफिनेशन है अ लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। डिफ्लेशन इज व्हेन इन्फ्लेशन इज बिलो जीरो, दैट इज इन नेगेटिव। डिफ्लेशन इज हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। दोस्तों, मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन 6% चल रहा है या 8% चल रहा है, एक अजम्पशन है, और उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज की मदद से, रिजर्व बैंक की पॉलिसीज की मदद से, टाइमली एक्शन की वजह से अगर वो इन्फ्लेशन 8% से लाके 6% लाई गई तो उसको हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन, जो कि नीचे दिया हुआ है। लेकिन वही इन्फ्लेशन रेट अगर घटते घटते 0% पे आ जाए और फिर नेगेटिव में चला जाए, ऐसा भी कुछ कंट्रीज में होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी चर्चा कभी हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन 0 से नीचे चला जाए तो उसको कहते हैं डीफ्लेशन। ये दोनों टर्म्स मिलते जुलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो डीफ्लेशन आप ध्यान रखिए, इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है। और डिसइन्फ्लेशन इज अ टेम्परेरी डिक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हुई है थोड़ी सी, मान लीजिए 6% से 5% आई, तो उसको डिसइन्फ्लेशन कहेंगे, वो अच्छी बात है। अब दोस्तों, अब चर्चा करेंगे दूसरे टर्म पे जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दोस्तों दो वर्ड्स को तोड़ के और फिर जोड़ के बना है। स्टैग्नेशन से उठाया गया है स्टैग और इन्फ्लेशन से उठाया गया है फ्लेशन। इन दोनों को तोड़ के बना स्टैगफ्लेशन। अब स्टैग्नेशन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि जब कोई चीज रुक जाती है, और इन्फ्लेशन का मतलब आप अब समझ चुके हैं, महंगाई दर। तो यहाँ पे कौन सी चीज रुकी है? इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे जब कंट्री की रुक जाती है, 0 हो जाती है और महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही हो, तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये बहुत खतरनाक होता है देश के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब सप्लाई भी कम है, लोगों के पास सैलरियां भी कम हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कम है। और ऐसे टाइम में अगर रोजमर्रा की चीजों की महंगाई बढ़ रही हो तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में एक अनरेस्ट आ जाता है, एक आक्रोश आ जाता है और एक तरह का अनरेस्ट इकोनॉमी में फैल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल सिनेरियो में जब एक इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो इन्फ्लेशन साथ साथ होता है, जो कि 2 to 4% के बीच में होना चाहिए। तो इतना नॉमिनल इन्फ्लेशन माना जाता है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आता ही आता है। अब बात करेंगे रिसेशन की। रिसेशन उसको कहते हैं व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट 2 consecutive क्वार्टर्स। दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो में जीडीपी समझी थी
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हर देश अपना जीडीपी हर साल कैलकुलेट करता है, पब्लिश करता है। तो एक होता है जीडीपी नॉमिनल और एक होता है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। तो मैंने पहले भी चर्चा में आपको बताया था कि इंडिया की रैंक जीडीपी नॉमिनल में 5th पोजीशन पे है और जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे 3rd पोजीशन पे है। एक आपको क्विक रिकॉल करा देता हूँ। जीडीपी नॉमिनल उसको कहते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, उसको जीडीपी कहते हैं। तो अब यहाँ रिसेशन का हम समझेंगे। मान लीजिए कि एक क्वार्टर में कोई जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई और दूसरे क्वार्टर में भी लगातार जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई, तो ये एक अनहेल्दी इकोनॉमी का साइन है, क्योंकि एक हेल्दी इकोनॉमी टाइम के साथ ग्रो करेगी। अगर मैंने आज 10 चीजें बनाई हैं तो 3 महीने बाद वो 10 चीजें बनी थी वो 11 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। लेकिन वो अगर 10 की 10 रही अगले क्वार्टर भी और उसमें कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं हुआ, उससे अगले क्वार्टर में भी कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं हुआ, तो इसका मतलब इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई है। और अगर वो स्टैग्नेशन 2 क्वार्टर्स से मिनिमम 2 क्वार्टर्स या फिर उससे ज्यादा है, तो उसको इकोनॉमिस्ट्स ने, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने एक टर्म दिया है, रिसेशन। रिसेशन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहां मैंने लिखा है अ हेल्दी इकोनॉमी शुड एक्सपैंड विद टाइम, हाउएवर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स कैन लीड टू कंट्रैक्शन इन जीडीपी and a contraction spreading beyond 2 quarters is termed as recession and is unhealthy for that country, for that economy। दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं विराम देंगे। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हों। आप इसको बार बार वीडियो को वॉच कीजिए ताकि ये रिवाइज रहे और ये आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियोस के लिए लाइक बटन प्रेस कीजिए। थैंक्स अ लॉट।